हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये लेजिस्लेशन चैप्टर चल रहा है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। तो लेजिस्लेशन चैप्टर में जो पहला वाटर पॉल्यूशन एक्ट है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। उसके बाद और उसी में मैंने आपको सेंट्रल बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड हैं उनके भी फंक्शन आपको क्लियर कर दिए थे। इसके बाद आता है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जो कि 1981 में अप्लाई हुआ था। तो एयर पॉल्यूशन सभी जानते हैं, क्योंकि मैं एयर पॉल्यूशन के चैप्टर में आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एयर जो डिज़ायरेबल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो एयर में घुल जाते हैं, जिनकी वजह से एयर जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। और एयर के पॉल्यूट होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और हम सभी के लिए। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है वो होता किसकी वजह से, वो भी मैंने आपको बताया था। उनके जो सोर्सेज हैं वो भी मैंने आपको बताए थे कि जैसे व्हीकल्स हैं, उनका जो धुआं निकल रहा है, या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे चिमनी लगी हुई हैं, वहाँ चिमनीज़ से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है। तो या फिर जो वनों में आग लग जाती है उनकी वजह से भी काफ़ी। तो जो भी एयर पॉल्यूटिंग जो सोर्सेज हैं, तो उन्हीं को लेके ये एक्ट बनाया गया है कि किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन का प्रिवेंशन करें और किस तरीके से हम उसका कंट्रोल करें। तो ये एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जो भी मतलब इस एक्ट को फॉलो नहीं करेगा तो उसको सज़ा दी जाती है। तो ये एक्ट जो है, ये गवर्नमेंट पास दिस एक्ट इन 1981 टू क्लीन अप एयर बाय कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को जो एयर है उसको क्लीन अप करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इट स्टेट दैट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन सच एज इंडस्ट्री, व्हीकल, पावर प्लांट आर नॉट परमिटेड टू रिलीज पर्टिकुलेट मैटर। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो एयर पॉल्यूशन जिनकी वजह से होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, व्हीकल्स हो गए, पावर प्लांट हो गए, तो उनको परमिशन नहीं दी जाती कि वो जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको रिलीज़ करें। तो इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसका सेटअप किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं उनको गवर्नमेंट ने उनको सेटअप किया है कि किस तरीके से वो पॉल्यूशन का मेज़रमेंट करेंगे, एटमॉस्फेयर में उसका लेवल चेक करेंगे और एयर की जो है वो टेस्टिंग करेंगे। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम होता है। बाकी का जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं और जो स्टेट बोर्ड होते हैं, उनका वही काम जो जैसे जो मैंने आपको फंक्शन वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन एक्ट के टाइम पे बताए थे, वही सारे फंक्शन जो है वो सेंट्रल बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू वाटर पॉल्यूशन बोर्ड की तरह ही उनका काम चलता है, उसी तरीके से ही उनका वर्क होता है। तो उनके फंक्शन वही सारे रहते हैं जो कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके अलावा इन दिस एक्ट टू फिक्स एयर पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज़ आउटसाइड, मतलब जो एयर पॉल्यूटिंग जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उन एयर पॉल्यूशन जो कॉजिंग जो भी सोर्सेज हैं उनके लिए जो है उसमें क्या करते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को दूर, जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से दूर उनको सेटअप किया जाता है। उनके जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा डिटरमाइन द हाइट ऑफ चिमनी, मतलब जो चिमनी है उसकी हाइट को, जितना ऊंची चिमनी रहेगी उतना ही पॉल्यूशन मतलब कम रहेगा। तो चिमनी की हाइट को भी डिटरमाइन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती हैं उनको मॉनिटर करते हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। बाकी का जो पब्लिक है, पब्लिक को अवेयर कराने के लिए, पब्लिक को जानकारी देने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर, इनकी हेल्प से जो है पब्लिक को अवेयर किया जाता है, मतलब पब्लिक को जागरूक किया जाता है एयर पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए। तो ये तो था एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। इसके बाद आता है द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986। तो ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट है इसको हम अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। अम्ब्रेला एक्ट का मतलब ये हो गया छाता एक्ट, क्योंकि इसके अंतर्गत मतलब जितने भी पॉल्यूशन है, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से मतलब ये हो गया कि इसके अंदर सारे जितने भी जो पॉल्यूशन होते हैं, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया या फिर मतलब एयर पॉल्यूशन हो गया, ये जितने भी पॉल्यूशन है वो सभी पॉल्यूशन इसके अंदर आते हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, रिसाइकल प्लास्टिक
जो है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है, तो ये जितने भी पॉल्यूशन आते हैं उनके लिए इसी एक्ट के अंदर जो है उनके लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए हैं। तो इस वजह से हम इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। तो ये दिया गया था 1986 में, इंडिया में जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। वैसे इसका एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड है। इंटरनेशनल बैकग्राउंड इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट है ये अडॉप्ट किया गया था जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी ह्यूमन इन्वायरमेंट टॉपिक पे स्टॉकहोम में। तो 5 जून 1972 में, तो वहाँ पे जब उस कॉन्फ्रेंस में इस एक्ट को अडॉप्ट किया गया था, तो इसलिए इसका एक इंटरनेशनल बैकग्राउंड है। और ये 1972 में वहाँ इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस में, तो वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ पे अप्लाई किया गया था ये 1986 में। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो है उद्देश्य, जो है उद्देश्य का तो ऑब्जेक्टिव्स में जो है सबसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर वाटर और सॉइल फॉर वेरियस एरियाज़। मतलब जो वायु है, जल है और जो सॉइल मतलब मिट्टी है, तो उसके लिए जो है स्टैंडर्ड, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी के लिए मानक तैयार करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। सेकेंड दिया हुआ है द प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस इन डिफरेंट एरियाज़। मतलब डिफरेंट एरियाज़ में जो हजार्डस सब्सटेंस है, हजार्डस सब्सटेंस जैसे आपको बता ही चुके हैं, जो भी खतरनाक भयावह जो पदार्थ होते हैं उनका मतलब उनकी हैंडलिंग, उनका ट्रांसफ़र, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उनकी हैंडलिंग के लिए जो है वो भी देखना, रख रखाव करना, वो भी उसका मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड दिया हुआ है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब जो पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी जो वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम बनते हैं, नेशन वाइड प्रोग्राम बनते हैं, तो उनकी प्लानिंग करना और उनको एग्जीक्यूट करना, और जितने भी जो जन होते हैं वहाँ तक उनको जागरूक करना और उनको अवेयर करना पब्लिक को। तो ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पब्लिश दैम। जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड, मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिश करना। तो ये जो है ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो इस एक्ट में इनके मेन ऑब्जेक्टिव दिए। और इसी एक्ट के अंतर्गत जो है कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ अलग अलग नियम बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल अमेंडमेंट रूल्स, ये दिया गया था 2000 में। तो भयावह रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात, इसका संशोधन किया गया था। तो क्योंकि ये रूल जो है ये पहले 1989 में दिया गया था, फिर इसका जो है अमेंडमेंट किया गया था। तो अमेंडमेंट जो है वो 2000 में किया गया था। तो ये रूल जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत ही दिया गया है। तो इस रूल में क्या है कि जो भयावह रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात के लिए नियम दिया गया है। मतलब जो भी हजार्डस सब्सटेंस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका जो भंडारण मतलब स्टोरेज से मतलब है स्टोरेज करना, और उनका इंपोर्ट करना, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका इंपोर्ट करना, उसके लिए ये नियम बनाया गया। तो ये क्या है, दिस रूल वाज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑन 27th November and have come to in force on date of their official gazette in 19th November 2000। तो बनाया तो 1989 में गया था गैजेट में, मतलब पब्लिश हो चुका था जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट है, तो उसके गैजेट में ये पब्लिश हो चुका था 89 में। लेकिन ये जो अप्लाई किया गया था अमेंडमेंट, मतलब इसका जो संशोधन हुआ था वो 2000 में हुआ था। तो दिस रूल इन्वॉल्व्स एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व लॉस ऑफ लाइफ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ इंस्टॉलेशन और इंजरी और रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल और एक्सप्लोजन और फायर ऑफ hazardous chemical resulting in on-site or off-site emergencies leading to stoppage of process affect to the environment।
मतलब इस रूल के अंतर्गत जो ये इस रूल के अंतर्गत ये आता है कि जितनी भी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो खतरनाक रसायन बनते हैं, तो जो हजार्डस केमिकल है, तो उनकी रख रखाव के टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई अपनी लाइफ को लॉस कर देता है या फिर मतलब इंजरी हो जाती है, एक्सप्लोज़न हो जाता है फैक्ट्री के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी रूल के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो रूल है ये मेनली अप्लाई किया गया है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जितने भी जो भयावह रसायन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो ख़तरनाक ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हजार्डस केमिकल की, उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए मेनली ये नियम बनाया गया है, क्योंकि उसमें जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए इस रूल को बनाया गया है। इसके बाद आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग अमेंडमेंट रूल 2003, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तगत संशोधन नियम 2003। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि एक बात और आपको बता दूं, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट है उसको हम ईपीसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब अगर शॉर्ट में भी आ जाता है ईपीसी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, और उसी एक्ट के अंतर्गत ही सारे ये जो नियम पढ़ रहे हैं वो ये नियम आते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ये होता है, बायोमेडिकल वेस्ट की वो वेस्ट मटेरियल जो हेल्थ सेंटर्स, नर्सिंग होम्स और जो हॉस्पिटल, वहाँ से निकला हुआ वेस्ट होता है। मतलब जो भी सिरिंज हैं या जो टिश्यूज़ हैं, जो भी मतलब मेडिकल में जो यूज़ किए जाते हैं जिन सब्सटेंस को, उनको बोलते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड बाय द सोर्स कैन अफेक्ट अ मेजर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि इन्वायरमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान होता है। तो अगर इनका जो है प्रॉपरली इनको डिस्पोज ना किया जाए या फिर प्रॉपरली इनकी हैंडलिंग ना की जाए, तो उसी के लिए ये नियम बनाया गया है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट द डिस्पोज ऑफ दीज वेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998। तो 1998 में ये रूल बनाया गया था और इसका अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। तो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल और उसकी हैंडलिंग के लिए ये नियम बनाया गया था। दीज रूल अप्लाई टू ऑल हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और लेबोरेटरी। जैसे कि अभी आपने जो पढ़ा था हजार्डस केमिकल्स का, तो हजार्डस केमिकल्स का अप्लाई था इंडस्ट्रीज़ पे, उसी तरीके से ये जो नियम है, ये नियम अप्लाई है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लेबोरेटरी, एनिमल हाउस, वेटरनरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी मतलब ये मतलब चिकित्सा वाली जो स्टडी करनी है, जो भी हॉस्पिटल वाली स्टडी करनी है, वहाँ पे ही इन सब चीज़ बायोमेडिकल ये वाले एक्ट का जो है वो अप्लाई होना है। दीज रूल्स प्रोवाइड फॉर सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसका मतलब इस रूल के हिसाब से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल, उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसको किस तरीके से उसका रख रखाव करना है, किस तरीके से उसको अलग करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, और उसको डिस्पोज मतलब उसका समापन किस तरीके से करना है, वो इसी रूल के अंतर्गत आता है। तो इनका जो डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल करने के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल करने के लिए इंसिनरेशन मेथड यूज़ किया जाता है, ऑटोक्लेविंग मेथड यूज़ किया जाता है, श्रेडिंग यूज़ किया जाता है, लैंड डिस्पोजल यूज़ किया जाता है। इंसिनरेशन मतलब जला दिया जाता है, जितने भी जो मटेरियल है उनको इंसिनरेटर में डाल के उनको भस्म कर दिया जाता है। ऑटोक्लेविंग मतलब ये एक तरीके से माइक्रोवेविंग होती है, उसमें जो है स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। श्रेडिंग मतलब महीन, एकदम महीन महीन पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैंड डिस्पोजल मतलब लैंड में, ज़मीन में उसको दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से डिस्पोजल कर दिया जाता है। तो ये तो था बायोमेडिकल वेस्ट का नियम। इसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, मतलब नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं हस्तगत नियम 2000। तो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब ये होता है
कि जो रोड साइड पे जो पड़ा रहता है, मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, मतलब बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, या फिर रोड पे जो पेड़ों के पत्ते वगैरह जो पड़े रहते हैं, जो भी मतलब इस तरीके का मटेरियल, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, तो वो म्यूनसिपल वेस्ट मटेरियल में आता है। तो द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 शैल अप्लाई टू एवरी म्यूनसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन। मतलब म्यूनसिपल जो म्यूनसिपालिटी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कचरे को इकट्ठा करती हैं। सेग्रीगेशन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, स्टोरेज मतलब उनका भंडारण करना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उनका ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कचरे को, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये जो नियम है, ये इस नियम के अंतर्गत जितनी भी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कचरे को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, सेग्रीगेशन करना, उसका स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोसेसिंग करना और उसका डिस्पोज करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड दिस रूल ऑन 2000, ये जैसे कि ऊपर ही दिया हुआ है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल इज़ इंस्ट्रक्टेड टू सेक्रेटरी। मतलब इस रूल के अंतर्गत जो है जो जिम्मेदारियां हैं वो ये जिम्मेदारी है कि जो सेक्रेटरी हैं उनको इंस्ट्रक्ट करना, चीफ फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए चीफ बनाना, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर द म्यूनसिपल काउंसिल्स, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उन म्यूनसिपल काउंसिल के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बनाना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो फॉर्मुलेटेड करती है। इसके अलावा म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइज पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन। जितने भी पॉल्यूशन एक्ट हैं, जितने भी ये रूल्स हैं, तो उनमें मेन काम यही होता है उनका कि पब्लिक को किस तरीके से अवेयर करना है। तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जितने जो नेशन वाइड प्रोग्राम होते हैं उनको वो ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो था म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट है, द नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल अमेंडमेंट रूल 2002। तो ये ध्वनि प्रदूषण के लिए ये नियम है, ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण संशोधन नियम 2002। तो इस नियम का भी जो है वो अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट इस तरीके से किया गया था कि रूल तो पूरा वही था, बस खाली थोड़ा इसमें से नया चेंज किया गया था कि इसमें क्या किया गया था कि इंसर्टिंग अ न्यू रूल डीलिंग विद रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। मतलब जो नया नियम, जो अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था, वो संशोधन ये किया गया था कि जो लाउड स्पीकर हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन के लिए ये रूल बनाया गया था। तो मतलब बाकी का ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज़ पॉल्यूशन आप सभी जानते हैं, जो भी मतलब अननेसेसरी जो नॉइज़ होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों को घबराहट होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो जो सहने लायक नॉइज़ ना हो उसी को हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन में इस रूल में जो है इसका जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर का जो है, वैसे तो अननेसेसरी जो हॉर्न बजाते हैं ये सभी जो है इसी रूल के अंतर्गत आते हैं। तो हॉर्न हो गया, जो फैक्ट्रीज़ हो गई उनसे जो आवाज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सब के लिए ये जो है एक्ट बनाया गया है। नॉइज़ इज़ अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड साउंड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। सेवरल सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू बोथ इंडोर एंड आउटडोर नॉइज़ पॉल्यूशन। मतलब कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो आपको इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इट प्रोड्यूस फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड लाउड स्पीकर। According to this rule, the noise level of in any area shall not exceed the ambient air quality standards in respect of noise as specified। जैसे कि मैंने आपको नॉइज़ पॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही जो है नॉइज़ लेवल्स पढ़ाए थे, तो आपको सबको पता ही होंगे नॉइज़ लेवल्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो है हर एरिया का एक स्टैंडर्ड तैयार, जैसे वाटर के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, मानक होते हैं, वायु के लिए मानक होते हैं, उसी तरीके से जो नॉइज़ है, नॉइज़ के लिए भी जो है मानक तैयार किए गए हैं। तो इस मतलब रूल के अंतर्गत जो है इस नॉइज़ लेवल जो है उनके स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि उससे ज़्यादा उस एरिया का एक्सीड नहीं होना चाहिए नॉइज़ लेवल। अगर नॉइज़ लेवल एक्सीड होता है यानी कि नॉइज़ लेवल बढ़ता है तो फिर इस नियम का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं और उनको सज़ा मिलती है।
तो ये तो था नॉइज़ पॉल्यूशन का नियम। इसके बाद द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज अमेंडमेंट रूल 2003। तो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक मतलब पुनर्निर्मित प्लास्टिक। तो पुनर्निर्मित प्लास्टिक से मतलब ये है कि जो जितना भी पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं या आपने देखा होगा कि वो पैकेट के अंदर पैक रहते हैं, तो वो प्लास्टिक जो है पुनर्निर्मित प्लास्टिक मतलब रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोली जाती है। तो इस नियम के अंतर्गत जहाँ पे भी प्लास्टिक जो है रिसाइकल्ड प्लास्टिक है उसका यूज़ करके जो बनाया जा रहा है उसको हम कंटेनर का नाम दिया गया है इस रूल में। और जो थैले जहाँ पे भी मतलब कैरी बैग जो प्लास्टिक के बैग हैं, तो प्लास्टिक के बैग जो है उनको कैरी बैग का नाम दिया गया है। और जो ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक कैरी बैग की सेलिंग करते हैं सेल्समैन जो होते हैं, उनको यहाँ पे वेंडर का नाम दिया गया है। उनको हम इस नियम के अंतर्गत जो है वेंडर बुलाते हैं। तो ये रूल जो है बनाया 1999 में था, लेकिन इसका अमेंडमेंट जो है वो 2003 में किया गया था। तो इसमें जो है इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल फूड स्टफ मीन्स रेडी टू ईट फूड, फूड प्रोडक्ट, फास्ट फूड सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में, या फिर प्रोसेस्ड या कुक्ड फूड इन लिक्विड फॉर्म या पाउडर फॉर्म, पैकेज्ड एंड स्टोर्ड इन प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड कंटेनर्स। मतलब इस रूल के अंतर्गत जो फूड स्टफ़ है, फूड स्टफ़ का मतलब जो भी मटेरियल है, मतलब जो फूड से रिलेटेड मटेरियल है, चाहे फिर वो रेडी टू ईट फूड हो, फास्ट फूड हो, या फिर सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में हो, प्रोसेस्ड फूड हो, कुक्ड फूड हो, लिक्विड फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, पैकेज्ड हो या स्टोर्ड हो, तो वो कैरी बैग और कंटेनर में उसको लेते हैं, तो उसको हम फूड स्टफ़ बोलते हैं, खाने का सामान बोलते हैं। तो फैक्चर्स ऑफ रिसाइकलिंग, इसमें क्या है कि जो मतलब कैरी बैग रखते हैं या जो भी कंटेनर है उसमें जो है बार कोड, सभी जितने भी वेंडर्स हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, बार कोड मार्क्स होना चाहिए। मतलब जो कैरी बैग है उस पर या फिर कंटेनर जिसमें भी फूड स्टफ़ जो जिसको बेचा जा रहा है, तो वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब, भारतीय मानक के हिसाब से उसमें जो है बार कोड अप्लाई होना चाहिए। और जो कैरी बैग हैं उनमें जो है प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये तो था, ये जो कुछ नियम थे, मतलब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट पढ़ रहे थे हम, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत ही ये नियम थे कुछ। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।